नमस्कार, न्यूज इंडिया 24/7 के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। दिल्ली में सियासत गरमाई हुई है। आबकारी नीति के मामले में दिल्ली के डिप्टी सीएम यानी उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास समेत 21 जगहों पर सीबीआई की छापेमारी चल रही है। जांच एजेंसी सुबह 8:30 बजे ही सिसोदिया के घर पहुंच गई थी। तब से सिसोदिया के सरकारी आवास में तलाशी जारी है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई के अफसरों ने सिसोदिया और परिवार के बाकी सदस्यों के फोन और लैपटॉप जब्त कर लिए हैं। इधर इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के आमने सामने आ गई हैं। आम आदमी पार्टी ने कहा कि यह कार्रवाई केजरीवाल को रोकने के लिए की गई है। वहीं भारतीय जनता पार्टी का आरोप है कि पंजाब चुनाव से पहले केजरीवाल शराब माफिया में डील हुई थी। इन सब के बीच सिसोदिया के घर बड़ी तादाद में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता पहुंच गए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इसके बाद पुलिस ने इन्हें हिरासत में ले लिया। बता दें कि दिल्ली के शराब नीति घोटाले मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की है। इसमें सिसोदिया के अलावा 4 अफसरों के नाम शामिल हैं। इस मामले में सीबीआई की यह कार्रवाई दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश के बाद की जा रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर सीबीआई की कार्रवाई के बाद भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है। आप नेता जहां इसे बीजेपी की बदले की भावना से कार्रवाई बता रहे हैं, वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे भ्रष्टाचार का नतीजा बता रहे हैं। अगर हम लोगों ने इन्हीं पार्टियों और इन्हीं नेताओं के भरोसे देश को छोड़ दिया तो अगले 75 साल भी देश आगे नहीं बढ़ेगा। अगले 75 साल भी यूं ही बीत जाएंगे, भारत पीछे रह जाएगा। पिछले 7 साल में भी मनीष जी के ऊपर न जाने कितनी बार रेड हुई है। ये पहली रेड नहीं है, पहले भी कई बार रेड कर चुके, कई झूठे केस कर चुके मनीष जी के ऊपर, मेरे ऊपर कई बार रेड कर चुके, सतिंदर जैन पे, कैलाश गहलोत पे, हमारे कितने लोगों पे ये लोग रेड कर चुके। कुछ नहीं मिला, अभी भी कुछ नहीं मिलेगा। आज मुद्दा है शराब के ठेकों का, शराब के ठेकों में हुए भ्रष्टाचार का, और इस विभाग के मंत्री हैं मनीष सिसोदिया जी। जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन शराब नीति को वापस लिया। अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? क्योंकि शराब के ठेकों में भ्रष्टाचार हुआ। शराब के ठेकों में दिल्ली में भयंकर भ्रष्टाचार हुआ। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की सांठगांठ सामने आई, इसीलिए शराब नीति को वापस लिया। ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार का असली चेहरा देश के सामने करता है। ये घटना ये बताती है कि दिल्ली के शिक्षा मॉडल से, दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल से मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी परेशान है। आज जो कार्रवाई मनीष सिसोदिया जी के ऊपर हुई, ये पहली बार नहीं हमारे ऊपर छापा, सीबीआई का छापा, ईडी का छापा, कई बार हम लोगों के ऊपर छापे पड़ चुके। आपको याद होगा मुख्यमंत्री के दफ्तर पे सीबीआई का छापा पड़ा था, मनीष सिसोदिया के ऊपर पहले भी सीबीआई का छापा पड़ा था, बाद में कह दिया कहीं कुछ नहीं निकला। हजारों करोड़ रुपए का राजस्व जो आना था, जिससे दिल्ली का विकास हो सकता था, उस राजस्व को शराब माफिया और आम आदमी पार्टी ने मिलकर बांटा है। और वो सारा पैसा इन्होंने पंजाब के चुनाव में खर्चा किया है। पंजाब के चुनाव में गलत तरीके से शराब माफिया से पैसा लेकर खर्च किया, और इसीलिए शराब नीति को लाने में इतनी जल्दबाजी इन्होंने की। नई शराब नीति दिल्ली को बर्बादी के कगार पर ले आई है। ये आम आदमी पार्टी शराब की नई पॉलिसी लाकर दिल्ली के राजस्व का हजारों करोड़ रुपए नुकसान किया है। शराब माफिया को इन्होंने फायदा पहुंचाया है। न्यूयॉर्क के अखबार में खबर छपी केजरीवाल साहब की सरकार को लेकर और छापा पड़ा सिसोदिया के घर में और सियासत तेज हो गई। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता विनीत गोयनका साहब, जो बड़े उद्योगपति भी हैं, संजीव झा साहब जो प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के, और मेरे सहयोगी नमित त्यागी इस वक्त सिसोदिया जी के आवास पर मौजूद हैं। नमित जो हैं लगातार आम आदमी पार्टी को देखते रहे, कवर करते रहे हैं। नमित, अभी क्या अपडेट है सिसोदिया के आवास पर? क्या अभी तलाशी जारी है, क्या चल रहा है और क्या रिएक्शन है?
देखिए बिल्कुल विजय जी, पिछले 6 घंटे से सीबीआई जो है वो मनीष सिसोदिया जी के घर पर छापेमारी कर रही है। फिलहाल देखिए ये मथुरा रोड है और इससे अगला जो बंगला है AB 17 यानी कि मथुरा रोड पर वो मनीष सिसोदिया जी का बंगला है, जहां पर पिछले 6 घंटे से ज़्यादा छापेमारी की जा रही है। फिलहाल देखिए यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर जो छापेमारी है वो लगातार जारी है। इसके अलावा यहाँ पर जो दिल्ली पुलिस की जवानों की तैनाती है उसको बढ़ा दिया गया है, क्योंकि उसके पीछे की वजह मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से महज थोड़ी सी ही दूरी पर आम आदमी पार्टी के तकरीबन सैकड़ों कार्यकर्ता थोड़ी देर पहले यहाँ पर पहुंचे थे और उनको यहाँ पर डिटेन किया गया, क्योंकि वो सीबीआई की जो छापेमारी की जा रही है उसका विरोध कर रहे थे, मनीष सिसोदिया का समर्थन कर रहे थे। अभी भी आप देखिए तस्वीरों में वहां पर दिल्ली पुलिस की जो बस है उसको बुला लिया गया है और वहां पर दिल्ली पुलिस के तमाम जो आला अधिकारी हैं वो फिलहाल मौके पर मौजूद है और डबल लेयर की जो बैरिकेटिंग है वो यहाँ पर की गई है, ताकि यहाँ से आगे किसी भी आम आदमी को आने की परमिशन जो है वो नहीं दी गई है। इसके अलावा बात करें जो सीबीआई के सूत्र हमें बता रहे हैं, अभी तक जो छापेमारी में हासिल हुआ है, कुछ जो दस्तावेज हैं उनको सीबीआई ने अंदर से जब्त किया है। इसके अलावा जो कुछ इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हैं उसको भी सीबीआई ने जब्त किया है। साथ ही साथ 1 घंटा पहले जो खबर आई थी कि मनीष सिसोदिया और उनके परिवार के जो मोबाइल फोन्स हैं उनको भी सीबीआई ने जब्त किया है। तो इस तरीके की कार्रवाई अब तक सुबह से हुई है, क्योंकि सुबह से जब से सीबीआई की रेड हुई है लगातार जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। आम आदमी पार्टी कह रही है कि ये शराब नीति के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, बल्कि दिल्ली की शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति जिस तरीके से बढ़ रही है, न केवल देश बल्कि विदेशों में भी आम आदमी पार्टी की जो शिक्षा नीति और स्वास्थ्य नीति का प्रचार हो रहा है उससे केंद्र सरकार घबरा गई है और इसी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल तस्वीरें यही है। जी नमित, आप उन चंद रिपोर्टर्स में से हैं, उन जर्नलिस्ट में से हैं जो आम आदमी पार्टी की टॉप लीडरशिप के साथ आपका एक कनेक्ट रहता है, आप उनसे बातचीत करते रहते हैं। टॉप लीडरशिप यानी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, क्या उनसे कोई रिएक्शन या आपको जानकारी मिली है कि क्या वो समझ रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम को? राज्यसभा सांसद संजय सिंह की तरफ से की गई, उन्होंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्लियर कर दिया कि ये जो छापेमारी की जा रही है ये दिल्ली के शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल को दबाने के लिए की जा रही है। उसकी जी मॉडल को दबाने के लिए की जा रही है, यानी जो केजरीवाल सरकार कर रही है उसके खिलाफ हो रहा है। विजय जी बताना चाह रहा था कि 12 बजे जो जी 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 नमित, मैं ये बताना चाह रहा था विजय जी कि 12 बजे जो डिजिटल प्रेस कॉन्फ्रेंस अरविंद केजरीवाल ने की थी, उन्होंने साफ तौर पर जिक्र किया था कि आप टाइमिंग पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब सत्येंद्र की गिरफ्तारी हुई थी उस दौरान आम आदमी पार्टी हिमाचल के अंदर चुनावी प्रचार बड़े जोर शोर से कर रही थी। अरविंद केजरीवाल ने काफी रैलियां जो है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर की थी। उस दौरान ऐसा लग रहा था कि आम आदमी पार्टी जो है वो फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर। उस दौरान सत्येंद्र जैन जो कि वहां के चुनाव प्रभारी थे उनको गिरफ्तार करा लिया जाता है और अब से कुछ दिन पहले ही यानी परसों की मैं बात करूं तो मनीष सिसोदिया खुद हिमाचल प्रदेश के शिमला में गए थे और वहां पर वहां की जनता को पहली गारंटी दी थी, जो यानी कि फ्री शिक्षा देने की गारंटी मनीष सिसोदिया ने की थी। और उसके बाद आज उनके घर पर सीबीआई की रेड हो जाती है। इससे पहले गुजरात की बात करें तो वहां पर भी शिक्षा देने की बात की गई थी। तो आम आदमी पार्टी लगातार टाइमिंग पर भी सवाल खड़े कर रही कि क्या अगर कार्रवाई करनी थी तो क्या ये टाइमिंग थी। दूसरा ये कि आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि गुजरात के अंदर जहां की शराब बैन है वहां पर जहरीली शराब से 40 से ज्यादा मौतें हो जाती हैं, वहां पर सीबीआई की रेड नहीं होती है। जी नमित, आप हमारे साथ बने रहिए। मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर वो मौजूद है। गौरव, आपके साथ बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि आप आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ आपके बहुत करीबी खबर के संबंध हैं। भारतीय जनता पार्टी की खबर को भी आप बारीकी से समझते हैं। तो मुझे बताइए, ये जो नमित साहब कह रहे हैं कि केजरीवाल साहब की जो योजनाएं हैं उनकी वजह से भारतीय जनता पार्टी परेशान है और आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर थोड़ा सा हंगामा है, ये हंगामा क्यों बरपा है? देखिए विजय जी, इसे संयोग ही कहा जाएगा। इस वक्त मैं जिस रोड पे खड़ा हूँ ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग है और ये मैं कहूँगा पड़ोस का झगड़ा बन के रह गया है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है जहाँ से पूरा देश चलता है, तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी
दिल्ली सरकार, जहाँ से दिल्ली की सारी योजनाएं और ये शिक्षा मॉडल, ये स्वास्थ्य मॉडल, तमाम मॉडल जो है ये यहाँ से चलाया जाता है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, दफ्तर बिल्कुल सूना जरूर हो चुका है क्योंकि तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो सुबह से यहाँ पे इंतज़ार कर रहे थे, प्रोटेस्ट भी किया उन्होंने, लेकिन वो तमाम कार्यकर्ता मनीष सिसोदिया के घर पहुँच गए और हालांकि उन्हें डिटेन कर लिया गया। अब बड़ी बात यह है कि जो अब तक की प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीज़ें निकल करके आई हैं और पार्टी के अंदर तमाम नेताओं का जो बॉडी लैंग्वेज मैं देख करके समझ पाया हूँ विजय जी, उसमें बड़ा स्पष्ट है कि कहीं से किसी प्रकार की कोई चिंता की लकीरें किसी भी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पे या उनके राज्यसभा सांसद पे नहीं दिखाई दे रही है। वो पेपर की कटिंग हाथ में लेके बैठे हुए हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की, और हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस पेपर के कटिंग को दिखा रहे हैं और इस बात को कह रहे हैं कि ये पेपर तो राजधानी दिल्ली में छपता नहीं है और जो काम किए गए हैं उस काम को न्यूयॉर्क टाइम्स ने छापा है, जिसके बाद से ये हमारे शिक्षा मंत्री को टारगेट किया जा रहा है। और जैसा कि मेरे सहयोगी बता रहे थे, गौरव आपके पास आऊंगा। अभी सौरभ भारद्वाज जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, 2 मिनट हम उनको सुनते हैं पहले, फिर हमारे जो गेस्ट हैं उनके पास जाएंगे। इस तरीके की बेवकूफाना, जाहिलियत, अनपढ़पना दर्शाने की कोशिश की जा रही है। थोड़ी बहुत पढ़ाई, थोड़ी बहुत विदेशों के बारे में जानकारी होनी बहुत जरूरी है। इन्हें मालूम ही नहीं है ये किस अखबार के बारे में चर्चा कर रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अखबारों में आता है नाम न्यूयॉर्क टाइम्स का। जो लोग अमेरिका में गए हों, इनके यहाँ से भी कुछ लोग जाते हैं सरकारी टूर्स पे, उनको इसकी जानकारी होगी कि न्यूयॉर्क टाइम्स किस अखबार का नाम है। और ये लोग कह रहे हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पे पेड न्यूज दे दी। पेड न्यूज छापता है कोई अखबार, और वो भी न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा अखबार फ्रंट पेज पे। पहली बात, न्यूयॉर्क टाइम्स एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड अखबार है। उस अखबार ने कभी आज तक एडवर्टोरियल छापने की कोई नीति नहीं है। वो एडवर्टोरियल नहीं छापता, मतलब न्यूज की तरह दिखने वाली एडवर्टाइजमेंट भी वो अखबार नहीं छापता है। तो ना तो ये एडवर्टोरियल रहा, और फ्रंट पेज पे न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर खबर छप रही है, भारत देश की खबर है। इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी वालों को खुश होना चाहिए था, उन्हें गर्व करना चाहिए कि हमारे देश की अच्छी बातें छप रही हैं। और वो कह रहे हैं कि ये पेड न्यूज है। अब पेड न्यूज का जहां तक सवाल है, इन्होंने कहा कि जो आर्टिकल न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर छपा है पहले पेज पे, वो आर्टिकल एक खलीज टाइम्स करके यूएई के अंदर एक अखबार छपता है, उसके अंदर भी वो आर्टिकल छपा है। अब क्या है, अनपढ़पना यही होता है। इन्हें मालूम ही नहीं है कि अब एएनआई की कोई न्यूज है या पीटीआई की कोई न्यूज है, और पीटीआई की न्यूज जो है वो टाइम्स ऑफ इंडिया में छप गई और हिंदुस्तान टाइम्स में छप गई और एक्सप्रेस में छप गई, और हैदराबाद के अंदर डेक्कन क्रॉनिकल के अंदर छप गई। कह रहे अरे टाइम्स ऑफ इंडिया में भी छपाई पैसे देके, वहां डेक्कन क्रॉनिकल में आंध्र प्रदेश में छपाई, पेड न्यूज है। जितना दिमाग उतना ही सोच सकता है इंसान। इनको बिल्कुल अंदाजा नहीं है, नेशनल टीवी पे आके झूठ बोलते हैं। देखिए ये आम आदमी पार्टी न्यूयॉर्क टाइम्स में जो खबर छपी है उस पर अपनी सफाई दे रहे हैं। हमारे साथ 2 वरिष्ठ मेहमान जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता विनीत गोयनका साहब हैं, और आम आदमी पार्टी से संजीव झा साहब हमारे साथ जुड़े हुए और मेरे दोनों सहयोग भी हैं। विनीत जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहता हूँ। ये बड़ा सहयोग है कि सौरभ भारद्वाज न्यूयॉर्क टाइम्स का जिक्र कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये पार्टी पढ़े लिखे लोगों की नहीं है, या न्यूयॉर्क को नहीं जानती, या न्यूयॉर्क टाइम्स को नहीं जानती। अब इसे मैं सहयोग कहूँ, एक तो आपका तो न्यूयॉर्क आना जाना रहता ही है, लेकिन ये भी सहयोग है कि आज आप न्यूयॉर्क से ही लौट कर आ रहे हैं। तो थोड़ा सा एक तो ज्ञान मुझे दीजिए, मैं तो न्यूयॉर्क गया नहीं कभी। तो न्यूयॉर्क टाइम्स और न्यूयॉर्क का क्या है, क्या पेड न्यूज़ का मसला है और क्या खबर है, थोड़ा मेरा भी ज्ञानवर्धन कीजिए।
मुद्दे से बातों को हटाने का इनका जो पुराना तरकीब है वो आजमाने की कोशिश करें। कोई भी अखबार हो, किसी भी देश का हो, वो अच्छा होता है बुरा होता है वो बात अलग है, लेकिन मुद्दा ये आज ये है कि सीबीआई उनके घर में क्यों गई है। तो उसका कारण एक है कि इसमें आबकारी जो नीति है उसमें जो घोटाला हुआ है, 30 करोड़ रुपए का अर्नेस्ट मनी जो उन्होंने लिया था वो उन्होंने बिना शर्त वापस लौटा दिया, जो कि लौटाना नहीं चाहिए था। 144 करोड़ रुपए का जो उन्होंने सीधा सीधा राजस्व को घोटा किया वो है। और उन्होंने जो वहाँ पे आबकारी नीतियों में जो बदल लाए, पहली बदल यानी ड्राई डे को कमी करना, दूसरा बदल यानी नंबर ऑफ आवर्स को बढ़ाना, तीसरा जहाँ पर डेवलपमेंट प्लान के द्वारा दुकान नहीं खोल सकते वहाँ पे भी ठेके देना, पिंक ठेके देना, यानी पूरे दिल्ली को शराबी बेवड़ों की नगरी बनाने का एक पूरा प्लान जो था उसके ऊपर आया है। ये कौन माफिया है, किसने? और मैं आपको 3-4 उदाहरण देता हूँ, ये मुझे बताए कि दुनिया में कहीं पे भी होता है क्या, वो न्यूयॉर्क टाइम्स वाले भी कभी करते हैं क्या, सोच सकते हैं कि ये भी बता दे वो। पहली बात, जो मैन्युफैक्चरर होता है वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले नहीं सकता है, हिंदुस्तान का कायदा उसको अलाउ नहीं करता है। नंबर 2, जो मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, वही खुद की क्वालिटी चेक करेगा जब कंप्लेंट करेंगे तो। ये कहाँ से का? पहले जो नियम था वो ये था कि चेक करने का काम सरकार करती थी और तय करती थी कि शराब में कोई घोटाला है क्या, कुछ गड़बड़ है क्या। इन्होंने वो वाला नियम बदल कर वो पूरा ठेका देने वाले कंपनी को दे दिया। चौथा बात है कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को जो राइट्स दिए हैं और कमीशन जो है उसका जो प्रमाण बढ़ाया है, यानी ये मैंने कभी दुनिया में नहीं सोचा है, देखा है कि इतना परमिशन एग्जीक्यूट करेंगे, इतना कमीशन जो है वो बढ़ा देंगे। तो ये सारी जो बातें हैं उसके ऊपर सबसे बड़ी बात है, यानी डिप्टी चीफ मिनिस्टर एक पीपीटी बनाते हैं और उसमें कहते हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर, यानी शर्म तक नहीं आई इनको कि पानी बांटने की बात नहीं करते, शिक्षा बांटने की बात नहीं करते हैं, हेल्थ बांटने की बात नहीं करते और दारू शराब कैसे बांटेंगे इसके बारे में वो बात करते हैं। और ये जो रही बात है कि यहाँ वहां पे जो खबर छपी तो उसका भी मैं खुलासा कर दूं आपको जी। टाइम्स ऑफ इंडिया जो पेपर है वो भी हिंदुस्तान का बड़ा ग्रामीण पेपर है, कोई न्यूयॉर्क टाइम्स से कम नहीं है। 1 फरवरी 2019 की उनकी रिपोर्ट है, वो पढ़े कृपया करके। 1,55,436 स्टूडेंट, मैं रिपीट करता हूं, 155,436 स्टूडेंट्स जो है इन्होंने परीक्षा दी थी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं। ये 2017-18 का एकेडमिक ईयर था, 2017-18 का एकेडमिक ईयर था। उसमें से जो बच्चे फेल हुए 66% बच्चों को उन्होंने री एडमिशन नहीं दिया है अपने केवल स्टैटिस्टिक्स को ठीक बताने के लिए। ये जो बच्चे उनको बाहर पुश किया गया है और वो ओपन यूनिवर्सिटीज में गए, उनकी जिंदगी से खेला गया है, उनको बर्बाद कर दिया गया है केवल क्योंकि उनको कोई प्रेजेंटेशन वहां पे बनाना था कि दिल्ली मॉडल है। ये दिल्ली मॉडल है कि बच्चा फेल होता है उसके बाद उसको एडमिशन नहीं देते हैं। दूसरा, इन्हीं के सगो संबंधियों में से वायर पेपर चलता है जिसका 20 फरवरी 2021 का एक लेख है जिसमें इल्मा खान के बारे में लिखा हुआ है। ये एक इस्लाम को फॉलो करने वाली छोटी सी बच्ची है जिसको 10th में फेल होने के बाद री एडमिशन नहीं दिया गया, उसके माँ बाप ने उसकी शादी करने की कोशिश की। ये उस पेपर ने बताया कि किस तरह से बच्चों की जिंदगी खराब हुई है। और री एडमिशन क्यों नहीं दिया? क्योंकि उनको अपने स्टैटिस्टिक्स को ठीक करना था। तो जहां पे वो शराब के लिए पैसा ले रहे हैं, जहां पे वो शराब बांट रहे हैं, बच्चों की जिंदगी वहां बर्बाद कर रहे हैं। दूसरा, ये जो लाखों बच्चों को सिस्टम से बाहर निकाल कर एजुकेशन के परमानेंट पॉवर्टी यानी आजीवन गरीबी में ढकेलने का जो क्राइम कर रहे हैं उसका वो जवाब दे। तो ये जो भटकाने की बात है, न्यूयॉर्क टाइम्स और ये सब हमने कई सारी दुनिया देखी और भारतीय जनता पार्टी के कई लोग वहां जाके आ चुके हैं, पेपर भी पढ़ चुके हैं, कईयों का भी उसके बारे में जिक्र हो चुका है। वो पहले तो सबसे पहले बताए कि इतना पैसा उन्होंने शराब माफिया से क्यों लिया, उनकी क्या कंपल्शन थी कि उन्होंने दिल्ली को शराब में डुबाने की कोशिश की। पानी का बूंद नहीं देते, केवल शराब बांटने की बात करते हैं। ठीक है विनीत जी, संजीव झा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है। संजीव साहब, जो विनीत जी बात कर रहे हैं कि किस तरह से घोटाला हुआ, न्यूयॉर्क की खबर तो अलग है, उनका कहना यह है कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि काफिला क्यों लूटा। तो बात है कि शराब मामले का जो घोटाला है जिसकी चर्चा भारतीय जनता पार्टी कर रही है, या आप इसको कह लें कि आरोप लगा रही है, इस पर पहले हम बात करते हैं, फिर न्यूयॉर्क टाइम्स की भी बात कर लेंगे। मैं तीनों बातें एक साथ करूंगा। पहला, आपने कहा कि ये जो आरोप है ये भ्रष्टाचार है, इसकी जांच सीबीआई कर रही है जी, और ये भ्रष्टाचार हुआ है जी। पहली बात कि देखिए, एक बात मैं पहले साफ कर दूं कि भाजपा को भ्रष्टाचार से कोई लेना देना नहीं जी, और कोई भ्रष्टाचार की जांच के लिए ये सीबीआई और ईडी इन्होंने नहीं बनाया है। पूरे देश को इन्होंने एक मॉडल बनाया है कि जो इनको चुनौती दे, जिससे इनको डर हो, जहां सरकार तोड़ना हो, जहां विपक्ष को चुनाव में डराना हो, वहां सीबीआई को भेज दो, वहां ईडी को भेज दो और अपने विपक्ष को डराओ, विपक्ष को खत्म करने की कोशिश करो। यही खत्म करने की कोशिश दिल्ली में इन्होंने शुरू की है। अब देखिए, महज इत्तेफाक है कि आज से 3 दिन पहले अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि हम पूरे देश चाहेंगे और देश को नंबर 1 बनाना है जी। देश को नंबर 1 क्यों बनाना है? 70 साल में इन सभी पार्टियों ने आपस में ही लोगों को लड़ाते रहे, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर। तो अब 130 करोड़ लोगों को इकट्ठा करना, उनके बुनियादी जो मुद्दे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महिला सुरक्षा, किसानों के लाभ, इन तमाम मुद्दों को लेकर के हम पूरे देश को जोड़ेंगे। तो ये घबरा गए और इसलिए घबरा गए
कि आज दिल्ली के शिक्षा की, दिल्ली के स्वास्थ्य के मॉडल की चर्चा न केवल देश बल्कि विदेश में हो रहा है। अब बात आती है न्यूयॉर्क टाइम्स का, तो ये देखिए आज से कल ही न्यूयॉर्क टाइम्स में ये लेख छपा, और न्यूयॉर्क टाइम्स, आप पत्रकार हैं, आप बेहतर जानते हैं कि विश्व की सबसे मानक एजेंसी है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस शिक्षा के मॉडल की खूब प्रशंसा की। उनका फोटो छपा, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका क्या होना चाहिए, उनको तो ट्वीट करना चाहिए था, उनको तो शाबाशी देनी चाहिए थी कि मनीष सिसोदिया जी, आपके अच्छी शिक्षा में काम करने के कारण आज मेरा सीना गर्व से दौड़ा हो गया कि आज देश का गौरव बढ़ा है। और बल्कि आह्वान करते अलग अलग राज्य के शिक्षा मंत्री को कि इसी तरह के फुटस्टेप आपको करना चाहिए जो मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में किया है। लेकिन बदले में क्या किया, बदले में इन्होंने भेज दिया यहाँ आकर के सीबीआई को। अब कह रहे हैं, अब जो गोयनका जी बात कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ है, और भ्रष्टाचार क्या हुआ है, हालांकि ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, लेकिन इनके सारे प्रवक्ता जो कह रहे हैं, मैं उन्हीं उसकी बात को मैं आपके सामने रख देता हूं। ये कह रहे हैं कि 144 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। अब देखिए 44 करोड़ घोटाला कैसे हुआ कि सभी वेंडर्स गए और कहा कि जनवरी में 15 दिन का चूंकि कोरोना के कारण बंद था तो उसमें हमें रिबेट मिलना चाहिए, और कोर्ट के रिबेट कहने के बाद क्योंकि 15 दिन वास्तव में दुकान बंद रही, उसको रिबेट दिया गया। अगर ये घोटाला है, एक बात बताइए, दिल्ली के जितने भी टोल हैं, एमसीडी ने 80 करोड़ रुपए माफ किए थे कोरोना के टाइम में। पूरे दिल्ली के पार्किंग फी नहीं ली गई थी, लाइसेंस फी नहीं ली गई थी, जो लगभग 1200 करोड़ रुपए है। इसका मतलब फिर तो बीजेपी लगभग 1500 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया एमसीडी के। सर वो बीजेपी के घोटाले पर अलग से चर्चा कर लेंगे, अभी तो जो विनीत जी कह रहे हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं ना, उसके लिए अलग से हम पूरी बात करेंगे। बीजेपी के बहुत सारे घोटाले आपके पास होंगे, उस पर बताना बाद में। नहीं, मैं आपको उदाहरण दे रहा था कि अगर ये 144 करोड़ रुपए का घोटाला है, ये 144 करोड़ चूंकि कोरोना के समय में वो 15 दिन दुकान नहीं चला, तो 15 दिन दुकान नहीं चलने के कारण ये उसको 144 रुपए करोड़ का रिबेट दिया गया। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि अरे आपने 6% से 12% कर दिया, पूरे विश्व में इतना नहीं है, पता नहीं विश्व का अनुभव इतना कितना है, क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन इनको मैं समझा दूं कि ये डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जिनको 6% से 12% की गई। अब 6% से 12% क्यों की गई, तो पहले डिस्ट्रीब्यूटर को 10 लाख रुपए एक साल में लाइसेंस फी देना होता था, हमने उसको 5 करोड़ रुपए कर दिया। अब पूरे साल में डिस्ट्रीब्यूटर से 5 करोड़ नहीं आते थे, अब डिस्ट्रीब्यूटर 70 करोड़ रुपए आने लगे। तो हमने इसमें देखा कि रिबेट कमीशन में इसमें हमारे लाइसेंस फी से ज्यादा पैसा आता है, हमारी अपनी कैलकुलेशंस थी, उसके बिहाफ पे हमने इसको दिया। इसमें एक पैसे का, तभी मैंने कहा कि इनको संजीव जी एक बात समझाइए मुझे, इस बात को मानने में कोई आपत्ति नहीं है जिसका दावा हमेशा आम आदमी पार्टी करती है कि आम आदमी पार्टी एक ईमानदार पार्टी है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली है और किसी से नहीं डरती। मुझे छोटी सी बात समझाइए, विनीत जी बहुत विद्वान लोग हैं, आप विद्वान हैं, मुझे तो इतना समझाइए कि सब कुछ ठीक था तो आपने बदली क्यों ये जो शराब की आबकारी नीति थी, पहली बात। दूसरी बात, विनीत जी ने एक और बात कर दी जिसका भी आप जवाब दे सकते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स की बात तो ठीक है, उस पर तो उन्होंने सवाल खड़ा नहीं किया। वो कह रहे हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर भी आपने पढ़ी होगी, उसमें आपके हाँ जी, उन दोनों का जवाब। बड़ा अच्छा सवाल आपने किया कि आखिर इसको वापस क्यों लेनी पड़ी। अब देखिए कि टोटल दिल्ली में 865 दुकान पहले थे दिल्ली में जी। इस पॉलिसी में भी 865 ही दुकान खुलने थे, बल्कि 835 ही दुकान खुलने थे जी। इन्होंने 400 दुकान खुलने दिया, और 400 दुकान खुलने के बाद नेक्स्ट ईयर में केवल वो 200 दुकान रह गया, चूंकि ये वहां वेंडर्स को भी धमकाने लगे और अधिकारियों को भी धमकाने लगे। अब हमने एक अधिकारियों को कहा कि अब इसको ऑक्शन करो जो बाकी दुकान है। अधिकारी ऑक्शन करने से मना कर दिया, चूंकि ये सीबीआई की धमकी देने लगे कि अगर तुम ऑक्शन करोगे तो तुमको सीबीआई के भेज देंगे। अब इससे रेवेन्यू ड्रॉप डाउन होने लगा, तो 6 महीने के लिए हमने पुराने उसको अपील किया है, और हम जो सारी चीजों की जांच कर रहे हैं कि आखिर इसमें बीजेपी का इंटरेस्ट क्या, और उसको ठीक करके फिर उसे इंप्लीमेंट किया जाए। तो चूंकि बीजेपी, अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है इसमें कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। अब देखिए जैसे मैं बुरारी, एक दिल्ली का विधानसभा जहां से मैं विधायक हूँ, या आउटर दिल्ली का हिस्सा है, अब पूरे बुरारी में एक भी दुकान नहीं है। इसी तरह से हरियाणा के जितने भी एडजॉइनिंग विधानसभा है, एक भी दुकान नहीं है, और हरियाणा से इलीगल ट्रेड यहाँ खूब होता है। अब इलीगल ट्रेड होने से हरियाणा में जो इस इलीगल ट्रेड में शामिल हो, सब भाजपा के लोग, मैं नाम बता सकता हूँ, बहुत सब भाजपा के लोग शामिल हैं जो इलीगल ट्रेड कराते हैं। बात हरियाणा की नहीं, पूरे देश में इलीगल, गुजरात ड्राई स्टेट है, आपने देखा अभी 50,000 लोग मरे, हजारों करोड़ का कारोबार है, और सब भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। क्यों नहीं जांच कराते वहां? पहली बार तो नहीं मरा है ना, ये लगातार लोग जहरीली शराब से वहां मर रहे हैं, वहां जांच करा लेते, पता चल जाता कि कौन अवैध कारोबार में शामिल है। ये सब दिल्ली में, चूंकि नोएडा के लोग,
ये हरियाणा के लोग, इन सब का ये अवैध कारोबार था, बंद हो गया था। ये उसको संरक्षण देने के लिए ये जबरदस्ती सरकार को दुकान खोलने से मना किया और मजबूरी में हमें फिर इसको लाना पड़ा। जी विनीत जी, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहते हैं? मुझे ब्रेक पर जाना, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप इस पर एक संजीव जी ने बार-बार संजीव जी, मैं आपको मेरे बारे में शायद जानकारी नहीं होगी, मैं जब भी कहीं पे बैठता हूं तो तथ्य लेके बैठता हूं और कागज लेके बैठता हूं, प्रिंट आउट लेके बैठता हूं। अगर आप स्टूडियो में तो आपको मैं कॉपी दे देता आपके हाथ में, तो अन्यथा कभी भी ना बोलिए मत कि मेरे पास ना डेटा नहीं है। एक नंबर 2, आपको तारीख बता रहा हूं, 1 फरवरी 2019, फिर से बताता हूं 1 फरवरी 2019, इसका टाइम्स ऑफ इंडिया का रिपोर्ट है। उसके बारे में जरा बताइए कि 1,55,436, देखिए इतना स्पेसिफिक बता रहा हूं, इतने स्टूडेंट जो है वो फेल हुए, उसमें से केवल 52,582 ये स्टूडेंट को आपने रीएडमिट किया। गलत है तो बताइए, और टाइम्स ऑफ इंडिया क्या ये रिपोर्टेड नहीं है? एक बात। नंबर 2 बात, 144 करोड़ रुपए जो आपने रिपीट दिया, आपकी जानकारी गलत है साहब, ये कोरोना पीरियड का नहीं है, 30 करोड़ रुपए अर्नेस्ट डिपॉजिट है। अर्नेस्ट डिपॉजिट को कहां से लग गया कोरोना? क्या बेवकूफ बना रहे लोगों को? आपको क्या लगा हम सब लोग बेवकूफ है? यहाँ पे 30 करोड़ रुपए अर्नेस्ट डिपॉजिट है, जरा बताइए उसके बारे में क्या हुआ उसके। तीसरी बात, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने लिया कि नहीं लिया, ये बताइए जनता को। क्या आपने कार्टेल बनाया कि नहीं बनाया, ये बताइए। ये बताइए कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन का राइट दिया कि नहीं दिया, ये बताइए। पांचवी बात है, कमीशन 6% से 12% नहीं है, ईमानदारी से बताइए कि कितना परसेंट था और कितना हुआ। और जितना कमीशन आपने दिया है ताकि दारू ज्यादा बिके, शराब ज्यादा बिके, उतना आपने पानी के बारे में कभी सोचा है क्या? एक प्रेजेंटेशन आपके उप मुख्यमंत्री ने किया था, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर, जरा बताइए कभी आपने एजुकेशन के बारे में किया था क्या? कभी नहीं किया था। वायर जो आप ही का स्पॉन्सर्ड पेपर है, उसी का मैं आपको कोटेशन दे रहा हूं, 20 फरवरी 2021, फिर से बोलता हूं 20 फरवरी 2021, इल्मा खान नाम लिखा है उन्होंने, जिसको आपने फेल करने के बाद में एडमिशन नहीं दिया ताकि स्टैटिस्टिक्स आपका ठीक रहे, और उसके माता पिता ने उसकी शादी करा दी, उसको परमानेंट पॉवर्टी में आपने ढकल दिया। मैं आपको एक और बात बताता हूं, क्या आप लोगों ने ठेका नॉन डेवलपमेंट जोन में दिया था क्या? ये बताइए लोगों को। क्या आपने ड्राई डे कम किया? ये बताइए। क्या आपने नंबर ऑफ आवर्स ऑफ सेलिंग लिकर कम किया या बढ़ाया? ये लोगों को बताइए। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप जनता को, युवाओं को दारू पीने के लिए मजबूर करते हैं। आप जो एजुकेशन में बच्चे फेल होते हैं उनको एडमिट नहीं करते, और वो बच्चे ओपन एजुकेशन में जाते हैं, एमसीडी के स्कूल में जाते हैं, और आपके यहां से निकल जाते हैं, और फिर आप एक झूठा ढिंडोरा पीटते हैं। और कहां से फाइनल और कैसे हुआ ये तो सीबीआई की जांच में पता चलेगा। मैं आपको 2-3 और मुद्दे पूछता साहब, इस पर चर्चा करते हैं विनीत जी, ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे। अभी वक्त है ब्रेक का, मेरे दोनों सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संजीव जी भी जुड़े हुए हैं। ब्रेक पर जाएंगे, लेकिन ब्रेक से पहले मैं थोड़ा सा स्पष्ट करना चाहता हूं कि विनीत जी ने जो आरोप लगाया, हम इस बात से सहमत नहीं है कि कोई अखबार या कोई एजेंसी किसी से स्पॉन्सर्ड है, तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। इसी मुद्दे पर, यानी आबकारी नीति और जो सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं मनीष सिसोदिया जी के घर पर, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज तिवारी साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। लेकिन दिल्ली सरकार का राजस्व 80% घट गया। ये कौन सी शराब नीति थी? इन लोग कसीदे काटने में इतने आगे थे, आप सभी यहां पत्रकार जो भाई हैं उनको भी पता है, और जो टीवी चैनलों के मार्फत सोशल मीडिया से जो लोग सुन रहे हैं उनको भी पता है कि कैसा बढ़ चढ़ के हर कॉन्क्लेव में, हर मीटिंग में, हर इंटरव्यू में मनीष सिसोदिया जी, अरविंद केजरीवाल इस शराब नीति का बखान करने में लगे रहते थे, और गलियों में महिलाएं रो रही थीं। कई जगह तो महिलाओं पर लाठी चार्ज करने के लिए इन लोगों ने पुलिस को कहा। भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड विरोध के कारण हमने किसी के ऊपर लाठी नहीं बरसने दी। उसके बाद की घटना को याद करिए, जैसे ही चीफ सेक्रेटरी ने एलजी को शिकायत की कि इससे भारी नुकसान हो रहा है, गैर कानूनी ऑर्डर था, लीगल नहीं है, तो अरविंद केजरीवाल पकड़े जाने के डर से तुरंत कैबिनेट की मीटिंग बुलाए। ये 8 जुलाई 2022 की चीफ सेक्रेटरी के शिकायत के बाद 14 जुलाई को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाती है, और इसको कैबिनेट का जामा पहनाने की कोशिश की गई। तब तत्कालीन जो हमारे 2022 में जो हमारे एलजी साहब थे, उन्होंने देखा कि भाई ये लोग लीपा पोती कर रहे हैं, दिस इज नॉट गुड, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। इसलिए 22 जुलाई को एलजी साहब ने दिल्ली शराब घोटाले में सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। अब सवाल उठता है कि जब सीबीआई इंक्वायरी सिफारिश कर दी गई,
कि जो भी सत्य हो सामने आए, तो जो अरविंद केजरीवाल जी, जो मनीष सिसोदिया जी इसी शराब नीति के गुण गाते नहीं थकते थे, उन्होंने तुरंत 4 दिन के अंदर इस शराब नीति को वापस ले लिया। क्या दिल्ली को आप इतना बेवकूफ समझते हैं अरविंद केजरीवाल जी, मनीष जी? अगर आपके तर्क में शक्ति थी तो आप सीबीआई हो, ईडी हो, दुनिया की कोई एजेंसी हो, आप उसको तर्क से बता सकते हैं कि नो, ये रेवेन्यू बढ़ाने वाला है, क्यों हम इसको छोड़ें, क्या गलत हुआ है, क्या घोटाला हुआ है। लेकिन चूंकि इनको एजेंसीज का सामना करने के लिए लीगली ये इतने कमजोर थे, बहुत बड़ा घोटाला था, क्योंकि ये कहे थे इससे 2000 करोड़ रुपया आएगा, और जब ऑडिट हुआ तो पता चला इससे तो 10,000 करोड़ रुपया आना चाहिए। तो 8,000 करोड़ किसके पॉकेट में जा रहे थे? ये थे मनोज तिवारी साहब, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रहे हैं दिल्ली के, जो शराब नीति पर आम आदमी पार्टी के बारे में चर्चा कर रहे थे। मेरे सहयोगी गौरव मिश्रा और नमित त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और विनीत गोयनका साहब भी हमारे साथ हैं। लेकिन मैं संजीव जी एक छोटा कमेंट पहले आपके पास चाहता हूं, क्योंकि मनोज तिवारी जी ने जो आरोप लगाए हैं, मैं समझता हूं कि आपको पहला यह हक है कि आप इस पर सफाई कुछ दे सकें, आप अपनी बात कह सकें। मैं दोनों बातें कहता हूं। अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता थे, उन्होंने कहा कि मैं बहुत रिसर्च करके आता हूं, मैं तो ज्यादा नहीं जानता। आपने ही कहा ये कोई व्यापारी, बड़े व्यापारी हैं, लेकिन इन्होंने कहा, खैर आपने अपनी बातें, अपनी सफाई आपने दे दी। किसी न्यूज़पेपर के बारे में कहा कि ये आम आदमी पार्टी से मदद देने वाली न्यूज़पेपर, मैंने उसको उस पर स्पष्ट कर दिया। हाँ जी, ये इनका रिसर्च कैसा है वो मुझे समझ में आया, पहली बात। दूसरी बात, जो मनोज तिवारी जी कह रहे थे, हमने आपको पहले ही इस बात को आपको सफाई आपको दी थी। मैंने बताया था कि ये जो कह रहे हैं कि 144 करोड़ रुपए, 144 करोड़ रुपए वो इस सभी कंपनियों को, सभी वेंडर्स को दिया, माफ किया गया था। जो शराब, ये कोरोना के कारण जब दुकानें बंद थी, उस पीरियड को लेकर जब ये कोर्ट गए थे, तो कोर्ट ने कहा था कि इसको आप देखिए, तो उसको रिबेट दिया गया। दूसरी बात, मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि देखिए, एक बात ये कह रहे हैं कि लाइसेंस फी आपने बढ़ा करके, कमीशन बढ़ा करके आपने 6 से 12% कर दिया। हमने आपको कहा कि पहले लाइसेंस फी 5 लाख रुपए थी, अब वो लाइसेंस 10 लाख रुपए थी, अब वो लाइसेंस फी 5 करोड़ रुपया कर दिया गया, और जिससे 83 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया, जो पहले 5 करोड़। संजीव जी, क्या ये बात सही है कि मनोज तिवारी जी जो कह रहे हैं कि सीबीआई, जब एलजी के आदेश हुए उससे पहले आपने, जब शिकायत हो गई तो आपने इसको, नीति को वापस कर लिया, क्या ये बात ठीक है? टैक्स पर बात करते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये जो बात मनोज जी कह रहे हैं, हालांकि मैंने पहले भी आपको कहा कि देखिए, ये इनकी पूरी कोशिश ये थी कि इसमें अब दुकान खुले ही नहीं। पहले 400 दुकान खुले, दूसरे ईयर में वो दुकान 200 रह गई, क्योंकि उन्होंने वेंडर्स को भी धमकाया और उन्होंने अधिकारियों को कहा कि अब तुम ऑक्शन नहीं करोगे, अगर ऑक्शन करोगे तुमको जेल भेज देंगे। तो अब जब ये इन्होंने कहा कि भाई ऑक्शन हो नहीं रहा है, तो मजबूरी में अभी हमें पुराने को इम्प्लीमेंट करना पड़ा और नई की समीक्षा कर रहे हैं कि उसको कैसे किया जाए। दूसरी बात ये कह रहे थे मनोज जी, जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, वो कह रहे थे कि एक तरफ सरकार कह रही थी कि 3500 करोड़ का फायदा होगा, और अब ये कह रहे हैं कि नुकसान हो रहा है। देखिए, हमने पहले 865 दुकान थी, अब 835 दुकान नहीं खोलनी थी, लेकिन अगर 835 दुकान खुल जाती तो लगभग 8,500 करोड़ का रेवेन्यू दिल्ली सरकार को आता। इन्होंने पूरी कोशिश करके 8.5 दुकान खोलने नहीं दिया, केवल 400 दुकानें। सर, विनीत जी के कहने का मतलब ये है, देखिए मेरे को जो समझ आई बात, विनीत जी के कहने का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जी हर घर नल योजना ला रहे हैं और आप हर घर बोतल लाने की योजना बना रहे थे, इससे वो नाराज है। मैं वही तो आपको समझा रहा हूं। अब जब इसके आप बेसिस पे जाएंगे, अब देखिए, पूरे दिल्ली में पहले जो पुरानी पॉलिसी में जो शराब की दुकानें थी, वो केवल 40%, 49% एरिया, 42% एरिया में थी, 58% एरिया में कोई बिना शराब के परेशान था। ठीक है, ये बात मैं समझ गया। ठीक है, नहीं, उसका नाजायज फायदा, जैसे मैं बुराड़ी की बात करूं, मैं अपनी विधानसभा फिर ले आऊंगा। हमारे यहाँ ये इलीगल शराब की बिक्री इसलिए होती थी, वहां कोई दुकान नहीं था। जब वहां दुकान नहीं था तो इलीगल शराब बिकते थे, ये सारे भाजपा के लोग बेचते थे। ठीक है, तो इलीगल शराब को रोकने के लिए और उसको अपनी रेवेन्यू को भी बढ़ाने के लिए, और साथ में ये जो हरियाणा शराब आता था उसको रोकने के लिए, देखिए, इस पॉलिसी का पूरा जो मोटो था कि ट्रांसपेरेंसी आए,
रेवेन्यू बढ़े और ये जो गलत ब्रांड बेचा जाता है, ये रॉन्ग पुशिंग, ब्रांड पुशिंग होती है, उसको रोका जाए, ये पूरी कोशिश की गई। ठीक है, इस पर चर्चा करेंगे। विनीत जी, मैं आपके पास आता हूं, लेकिन मेरे दोनों सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, एक बात समझना चाहता हूं कि जो सीबीआई की रेड तो हो गई, न्यूयॉर्क में छपा और सिसोदिया के यहाँ दिल्ली में छापा हुआ, भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति क्या बताती है? क्या वो आम आदमी पार्टी के हिमाचल में ताकतवर होने से या गुजरात में उसकी एंट्री से परेशान है, जैसा कि आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है? स्पष्ट है, आम आदमी पार्टी बार बार कह रही है। बिल्कुल, मैं जवाब देता हूं। जिस तरीके से ये पूरा ऑब्जर्व किया अब तक सुबह से जो चीज़ें चल रही हैं, एक बात आप समझिए कि लगातार आम आदमी पार्टी खुद इस बात को कह रही है कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जीत हासिल किया, हालांकि आज जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आदेश गुप्ता ने इस बात को कहा कि पंजाब जीतने से पहले ही साठगांठ कर लिया था उन्होंने शराब माफियाओं के साथ, उसके बाद इस नीति को लागू किया और बहुत सारा पैसा भी कमाया। लेकिन आप देखिए कि जिस तरीके से पंजाब में जीत हासिल किया, हिमाचल प्रदेश में जो मूवमेंट बना, उसके बाद सत्येंद्र जैन को टारगेट किया गया। और शिक्षा नीति की बात करें, जो दिल्ली की स्कूलों की बात करें, जो दिल्ली के स्कूल मॉडल को प्रस्तुत किया गया जगह जगह पर, उसको अगर देखा जाए तो मनीष सिसोदिया को टारगेट किया जा रहा है। तो ये जो इमेज को नुकसान करने की कोशिश है भारतीय जनता पार्टी की, वो यहाँ पर की जा रही है। और ये बात सौरभ भारद्वाज ने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। सुबह संजय सिंह भी इसी बात को कहते नजर आ रहे थे कि हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे काम को जो आधार नहीं बनाया जा रहा, तारीफ नहीं की जा रही है, क्योंकि ये हम देखते हैं अक्सर कोई एक पार्टी दूसरे पार्टी की तारीफ नहीं करती है, लेकिन उसको किस तरीके से डैमेज किया जा सकता है, उसको किस तरीके से एक्सपोज किया जा सकता है, वो काम होता है। और वो लगातार दिल्ली के अंदर भी किया जा रहा है। विजय जी। जी, बहुत शुक्रिया गौरव। नमित, मैं फिर आपसे समझना चाहता हूं कि अरविंद केजरीवाल जो मुख्यमंत्री भी हैं और आम आदमी पार्टी के मुखिया भी हैं, उनकी क्या रणनीति है? क्या जवाब देना चाहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी को? क्या इस सब के बहाने से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बराबर खड़ा होना की दिखने की कोशिश कर रहे हैं? ये घोटाले पर तो बाद में चर्चा होती रहेगी, ये पॉलिटिकल इसका मैसेजिंग क्या है? देखिए यहाँ पर विजय जी दो बातें समझने वाली है, क्योंकि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कई प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया के द्वारा ये सवाल पूछा जाता है कि क्या आप 2024 के लिए पीएम की रेस में हैं, क्या आप उस पद के लिए चुनाव लड़ेंगे? तो वो क्लियर मना कर देते हैं कि मैं कभी देश का पीएम नहीं बनूंगा, मैं मुख्यमंत्री हूँ, दिल्ली के लोगों ने मुझे चुना है, मैं यही दिल्ली की सेवा करता रहूँगा। अब दूसरे सवाल पर आते हैं, जैसा आपने कहा। अब यहाँ पर दो बातें समझने वाली है। पहला तो ये कि आम आदमी पार्टी ने आज जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में की, उसमें दो बातें क्लियर कर दी। पहला ये कि उन्होंने एक नंबर जारी कर दिया 95100100। इस पर आप मिस कॉल मार के दिल्ली देश को जो नंबर 1 बनाना चाहते हैं, इस पर आप सहभागिता निभा सकते हैं। दूसरा, उन्होंने कहा कि देश को आगे बढ़ाना ही नहीं देना चाहती है केंद्र सरकार, क्योंकि अगर दिल्ली के शिक्षा मॉडल और स्वास्थ्य मॉडल को लोग वर्ल्ड लेवल पर पसंद कर रहे हैं तो क्यों आखिर उसको रोका जा रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि ये जो टारगेट किया जा रहा है हमारे लीडर्स को, क्योंकि सबसे पहला जो स्वास्थ्य मॉडल था उस पर टारगेट किया गया, फिर शिक्षा मॉडल पर टारगेट किया गया। तो आम आदमी पार्टी लगातार ये कह रही है कि जो हमारी पार्टी है वो राष्ट्रीय स्तर पर ना पहुंच पाए, नेशनल लेवल पर ना चला जाए हमारी पार्टी, इससे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार और बीजेपी घबरा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया नमित, आपका भी, गौरव आपका भी। विनीत जी, आप तो कहते हैं कि नेशन फर्स्ट की पार्टी है आपकी, और आप जब आम आदमी पार्टी देश को नंबर 1 बनाना चाहती है, जैसा कि कह रहे हैं नमित भी, अरविंद केजरीवाल साहब भी, तो क्यों आप उनको रोक रहे हैं? उनको कोई रोक नहीं रहा, उनको उनका भ्रष्टाचार रोक रहा है। अभी जहाँ साहब ने दो बात की, मैं उनको बताता हूँ। नंबर 1 बात है कि एजेंसीज का उपयोग या दुरुपयोग कौन करता है, ये केजरीवाल से ज़्यादा किसी को पता नहीं है। तेजिंदर बग्गा जैसे एक हमारे जो मेहनती कार्यकर्ता है, उसको पकड़ने के लिए पंजाब से पुलिस भेजना, ये उनकी रणनीति हो सकती है, उनका जो है ये तरीका हो सकता है। ये कोई केंद्र के लोगों का नहीं होता है और सीबीआई का तो नहीं होता कम से कम, एक बात। नंबर 2 बात, अर्नेस्ट मनी को वापस देना, इसमें ना कहाँ से आ गया कोरोना, ये मुझे पता नहीं है। नंबर 3 बात है, झा साहब को मैं कांग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि आपने पूछा, मैंने 2 बार पूछा, लेकिन वो बार टाइम्स ऑफ इंडिया के 1 फरवरी 2019 की जो रिपोर्ट है, जिसके अंदर 1,02,854 स्टूडेंट्स को एजुकेशन से बाहर निकाल दिया गया, उसके मॉडल के बारे में कहीं पे वो चर्चा नहीं करे, बोलने की कोशिश नहीं करे। बताइए ना कितने लोग जो है ओपन एजुकेशन में गए इस दौरान के अंदर, आपने कितने बच्चों की जिंदगी बर्बाद की है, आपने कितनी महिलाओं को, कितनी गर्ल्स स्टूडेंट्स को एजुकेशन सिस्टम से बाहर निकल के धकेल दिया गरीबी में, इसके बारे में नहीं बताएंगे। आपको कंट्राडिक्ट नहीं किया है आपकी खबर? नहीं, वो बता नहीं रहे। वो जो पेपर बार न्यूयॉर्क टाइम्स की बता रहे, मैं बार टाइम्स ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, घरेलू न्यूज़पेपर है, हमको विश्वास है उसके ऊपर। ये बताइए ना, जो वायर ने
और मैं फिर से दोहराता हूं, आपका बहुत बड़ा हाथ है वायर में। आप उनके तो बताइए कि इल्मा खान का क्या होगा साहब। इल्मा खान के बारे में आप कभी नहीं बता रहे हो कि उस बच्ची को जानबूझ के अपने बाहर करके एक मुसलमान लड़की का क्या गुनाह था? आपको दारू बेचना था, दारू बेच रहे बच्चों को बर्बाद कर रहे हो, दूसरी तरफ स्कूल से बाहर निकाल रहे हो। ये मॉडल है आपका कि गरीबी के अंदर ढकेलोगे आप? थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। क्या आपके हमारे घर के बच्चे अगर इस तरह से परेशान होते तो आपको अच्छा लगता? आपके और हमारे घर के बच्चे अगर एजुकेशनल सिस्टम से बाहर आते तो इसी तरह से आप ठहाके लगाते? आप ठहाके तो कश्मीरी रिफ्यूजीज के ऊपर भी लगाते हैं साहब, वो भी हम नहीं भूलते हैं। और आम आदमी पार्टी के बारे में बताता हूं मैं, ताहिर खान, अमानतुल्लाह जी, ये कौन है? ये बताइए जरा लोगों को, बताइए तो भारती कौन है, क्या किया उसने अपने घर में, ये भी तो बताइए कि क्या हुआ इन लोगों के बारे में। सत्येंद्र जैन को क्यों पकड़ा गया? अच्छा, भारतीय जनता पार्टी ने एजेंसी का तो इस्तेमाल कर लिया, जुडिशरी का भी इस्तेमाल कर दिया, जिन्होंने उनको बेल नहीं दिया। कुछ तो शर्म आनी चाहिए। मुझे शर्म इस बात कहते कि जहां साहब आप लोग बड़े कॉन्फिडेंटली हंसते हैं कि हो गया, इल्मा खान अगर स्कूल से बाहर तो कोई बात नहीं है। 1,02,854 बच्चे एक एकेडमिक ईयर में अपने बाहर फेंका है, फिर भी आप हंसते हैं। कहीं तो शर्म करिए, कहीं तो आपको जवाब देना पड़ेगा इसका। संजीव जी, जहां साहब देखिए, मुझे ये लगता है कि ये हंसी वही हंसी है जो आपने कश्मीरी रिफ्यूजीज के ऊपर केजरीवाल जी हंसे थे जी। जो सरकारी स्कूल आज देश में विदेश से आने वाले लोगों का एक टूरिस्ट स्पॉट बन गया है, जो मोहल्ला क्लिनिक विदेश से देश से आने वाले लोगों का टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। परसों ही बिहार के शिक्षा मंत्री जब शपथ लिया, उसके बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने कहा कि हम दिल्ली के सरकारी स्कूल जाकर देखेंगे और उसी तरह का हम सरकारी स्कूल अपने यहाँ लाएंगे ताकि हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। तो मुझे लगता है कि ये सभी बातें चूंकि ये बेबुनियाद बोल रहे हैं, मैं इसकी डिबेट में इसलिए नहीं जा रहा। मैं नहीं बोल रहा, टाइम्स ऑफ इंडिया को मैं कोट कर रहा हूं, बार-बार 8 बार कोट किया मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया को साहब। अब चुप ठीक है सर मैंने कोट किया है, मैं बेबुनियाद नहीं बोल रहा। प्लीज टेक योर वर्ड्स बैक, आई एम कोटिंग न्यूज़पेपर। वो एक लंबी डिबेट है, वो जो उस कोट को भी मैं आपको एक सिरे से खारिज कर सकता हूं। केरला ने डिनाई किया था कि उन्होंने कभी विजिट किया था, आपके लोगों ने ट्वीट किया था केरला के लोग पढ़ाई करने के लिए आए थे। बिहार वाले भी डिनाई करेंगे जो उसने छापा है। तीसरी बात देखिए, एक बात समझिए आप, मेरी इस बात का आज दिल्ली के सरकारी स्कूल, दिल्ली के सरकारी अरे आप व्यापारी हैं, व्यापार की बात करेंगे, अच्छा लगेगा। संजीव जी को भी बोला, अब सुन लो आप, संजीव जी सुन लो आप, सुनने का पेशेंस रखो। यही गलत ट्रेनिंग लेके आते हो आप लोग जी। अब दूसरी बात जो दारू बेचने की तो ट्रेनिंग नहीं लेते। दिल्ली के शिक्षा मॉडल, दिल्ली के स्वास्थ्य मॉडल जो दिल्ली में मिला, पूरे देश के लोग कहते हैं कि यही शिक्षा और यही स्वास्थ्य मॉडल पूरे देश को मिलना चाहिए। और तभी जब अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि 130 करोड़ लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, क्योंकि 75 साल में नंबर 1 इसलिए नहीं बन पाए कि आपस में लोगों को जाति के नाम पर और धर्म के नाम पर लड़ाते रहे। तो अब जरूरी है कि बुनियादी मुद्दों पे हम काम करें, और बुनियादी मुद्दों पे काम होगा तो भारत नंबर 1 देश बनेगा। एक पार्टी आई जिन्होंने परिवारवाद बढ़ाया, दूसरी पार्टी आई तो दोस्तवाद बढ़ाया। आज नरेंद्र मोदी के सारे दोस्त तो अमीर हो गए, बहुत सारे दोस्त यहाँ से छोड़कर चले भी गए और हजारों करोड़ अपने साथ लेकर चले गए, लेकिन आम जनता को क्या मिला? आज देखिए कि बुजुर्गों को जो ट्रेन में जाकर के रिबेट मिलता था वो बंद कर दिया। सर लिकर घोटाले पे बात करें सर लिकर घोटाले पे बात करें जी। ये बता कि कितना रुपया आपको कार्टेल से मिला, ये बताइए सर। आपने सब कुछ तो बात के लिए नहीं बताया कि अर्नेस्ट मनी को अपने वापस क्यों लौटाया, ये बताइए ना सर। लूटने का काम किया। आज लोग कहते थे अरविंद केजरीवाल दारू की दलाली करते समय शर्म नहीं है सर। मोदी वर्सेस होम। सर एक चीज समझाइए मुझे, नरेंद्र मोदी के बदले कौन जी? देश ये कहता है कि नरेंद्र मोदी के बदले अरविंद केजरीवाल की। बिल्कुल ठीक बात है। मैं इसी सवाल से आपको जोड़ना चाहता हूं संजीव साहब। आपने कहा कि नरेंद्र मोदी के बदले या उनके जगह पर अरविंद केजरीवाल साहब आना चाहते हैं, ठीक बात है, इसमें कोई किसी को रोक नहीं है, कोई भी बात आ सकता है, कोई तैयार हो सकता है। मुझे थोड़ा सा पॉलिटिक्स समझाइए। हिंदुस्तान चलता है डेमोक्रेसी से, पार्लियामेंट से चल रहा है। नरेंद्र मोदी जी के पास आज की तारीख में 303 एमपी हैं, 303, ठीक है। राजीव गांधी के बाद बड़ा एक स्पष्ट बहुमत यहाँ पर मिला है। आम आदमी की पार्टी के पास लोकसभा में कितने एमपी हैं इस समय? आप देखिए, एक बात समझिए, तो ये इसको कैसे आप बहस को क्या मतलब कुछ भी चीज को कहीं आप समझिए, एक पॉलिटिकल लीडर के तौर पर आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है, लगातार बढ़ रही है, लेकिन एक 303 एमपीज वाली पार्टी के लीडर को एक बिना 0 एमपी वाली पार्टी के साथ एक कंपैरिजन का कुछ तो रास्ता होना चाहिए ना। ये इस बात को आप कह देंगे कि अरविंद केजरीवाल नेता हो गए, संजीव झा साहब ने कह दिया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप मुझे समझाइए कि कैसे बनाएंगे आप अरविंद केजरीवाल को नरेंद्र मोदी के मुकाबले। इसी तरह से 2011 में पूरे देश में भ्रष्टाचार का ये आलम था कि रोज आप पेपर खोलते तो आपको लाख रुपए भ्रष्टाचार का न्यूज आपको दिख जाता। अन्ना हजारे जी और अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में पूरे देश में आंदोलन हुआ और भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बना।
और भ्रष्टाचार जब मुद्दा बना तो भ्रष्टाचार, उसी भ्रष्टाचार खत्म करने के नाम पे लोग आए। दिल्ली में पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, हमें तो कहा गया था एक भी सीट नहीं मिलेगा, पहली बार भी 28 सीट लिए और उसके बाद 52% वोट लगातार हम लेते आ रहे। आज देखिए पूरे देश गुस्से में है। पूरे देश गुस्से में इसलिए है कि आप रोजगार के नाम पर आ गए थे, आपने कहा था हम महंगाई कम करेंगे, आप ये कह रहे थे भ्रष्टाचार हम कम करेंगे, लेकिन आपके दोस्त तो अमीर हो गए, देश को कुछ नहीं मिला। नहीं, लेकिन सर 130 करोड़ जहाँ साहब बीजेपी कह रही है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन जहाँ साहब बीजेपी कह रही है कि देश गुस्से में है क्योंकि जो पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़कर आई हो आज वो भ्रष्टाचार के घेरे में आ जाए, तो ये तो थोड़ा सा फुल सर्किल है ना, ठीक नहीं लगता। एक बात बताइए, हमारे 62 एमएलए पे इन्होंने तरह तरह के केसेस किए, मेरे ऊपर 4 तरह के एफआईआर थे। आज जितने भी एफआईआर हैं सब धराशायी हो गए, एक भी कोर्ट ने प्रूफ नहीं हो पाया। समय लगा, हमारा अभी भी एक केस चल रहा है, 3 साल से चल रहा है, 4 साल से केस चला, हमें हमसे बरी कर दिया गया। इसी तरह से हमारे सारे एमएलए को बरी कर दिए गए, अपने साथ एमएलए पे केसेस हैं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये इनके कितने भी साजिशें क्यों ना हो, देश की जनता बहुत समझदार है, देश की जनता माकूल जवाब देगी, समय आने दीजिए। अहंकार कांग्रेसियों को भी था जी, तो मुझे ये लगता है कि जो गलती कांग्रेस ने किया, संजीव जी सुनने की हिम्मत रखिए, एक बार सुनिए, सुनने की हिम्मत रखिए। परंपरा बनती है, तो जो कांग्रेस ने अपराध किया, बीजेपी ने परंपरा बनाई, देश आपको माकूल जवाब विजय जी। विनीत जी एक चीज मैं जोड़ दूं, संजीव जी की बात का आप जवाब दीजिएगा, लेकिन एक चीज संजीव जी से समझ आई कि आप पॉलिटिकल लड़ाई आम आदमी पार्टी से लड़ने की बजाय ये अपनी एजेंसीज के भरोसे क्यों लड़ रहे हैं? देखिए बार बार इस चैनल, इस सेगमेंट में 5 या 6 बार मैंने रेस किया कि वो बताए कि जो लाख स्टूडेंट बाहर गया उसके बारे में नहीं बता रहे, अर्नेस्ट मनी का 30 करोड़ रुपए जो दिया उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे, वो जो है सारी बातें कर रहे हैं। और ये जो राइटर्स की कंपनी, राइटर्स यानी कौन से राइटर्स, न्यूज एजेंसी नहीं है, दंगाइयों की जो पार्टी है, अमानतुल्ला खान, ताहिर हुसैन, और इन्होंने कहा कि किसी का एफआईआर प्रूव नहीं हुआ। साहब भारती साहब कहाँ पे आजकल, क्या उनका एफआईआर प्रूव नहीं हुआ, क्या उनके ऊपर सजा नहीं हुई? तो बोलते समय आप कभी सोचते नहीं है संजीव साहब, आप ही के लोग हैं ना, वो आप ही के एमएलए जिनको सजा हुई। सर आगे बता दो सर, सुनिए, एक स्कूल जो जोड़ा है, बताइए एक स्कूल, मैं आपको जो मुद्दा पूछ रहा हूँ, क्या 1 लाख स्टूडेंट्स को अपने बाहर भेजा है? क्या आपने एक ही कंपनी को ठेका दिया है जिसका कार्टेल है? उसके बारे में बताइए, क्या ये सच बात है क्या कि दारू अगर गलत है तो उसकी टेस्टिंग के राइट्स भी आपने एक ही कंपनी को दिया हुआ है? क्या ये बात सच है क्या कि आपने ड्राई डेज कम किए? क्या ये बात सच है क्या आपने एक्सटेंशन ऑफ आवर्स किया है? सर दारू की बात तब नहीं करते जो घोटाला के उसके बारे में बात नहीं करते। अगर ऐसा होता तो आप ना तो आबकारी नीति को वापस लेते और उसके ऊपर जवाब देते, आपने सब बातें कर ली, सारा जवाब दे दिया। और ना दोस्तों की बात की तो दोस्तवाद हमारा नहीं सर, सत्येंद्र जैन आपका दोस्त है, मनोज शर्म आनी चाहिए कि दारू की दलाली करते हैं लेकिन पढ़ाई के बारे में जवाब नहीं देते। राजनीति क्या है, कहीं ना कहीं तो आपको जवाब देना पड़ेगा। आप जब घर जाएंगे तो आपके परिवार को लोग नहीं पूछेंगे कि दारू बेच के आपको पैसा मिलेगा? खत्म करना चाहते हैं, मतलब कितनी शर्म की बात है ये। जिसका सूरज नहीं डूबता था वो भी देश छोड़कर जाना पड़ा, चिंता न करें आप जी। जिस तरह की तानाशाही आपने पूरे देश में मचा रखा है, ये ईडी की उल्टा चोर कोतवाल का हमको नहीं पता। साहब ये मुझे बता दीजिए 1 लाख स्टूडेंट का क्या होगा? क्या आपने अर्नेस्ट मनी को वे ऑफ किया क्या? ये बताइए साहब। 2024 में जनता साहब आप सारी बातें कर रहे हैं, मेरी बात को काटने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा है न रखो कि आप कितना भी चिल्ला लेंगे तो लोगों को पता चलेगा ये बात सच है कि आपने घोटाला किया। ठीक है, जहाँ मुझे ये बताइए क्या आपने अर्नेस्ट मनी को वापस किया था और उसका कोरोना से क्या संबंध है? ये बताइए। क्या आपने उसी को अधिकार दिया क्या टेस्ट करने का कि दारू सही है कि गलत है? जो बेच रहा है, अगर वो गलत बेच रहा है तो कुछ टेस्ट करके बताएगा कि मैंने गलत बेचा था? क्या ये सच बात है क्या कि आपने एक ही कंपनी को राइट्स दिया, ब्लैक लिस्टेड कंपनी को आपने राइट्स दिया है? ये गलत है तो मुझे बताइए, सू करिए मुझको, मैं आपको चैलेंज करता हूं यहाँ पे टीवी पे। साहब आप घोटाला करो तो शर्म नहीं आती है कि आप बच्चों को दारू पीने के लिए बेच रहे हैं? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिकर का पीपीटी करते हैं। कमजोर है, किसने आपको कह दिया कि ये इसकी जांच करने का अधिकार उस कंपनी को दे दिया गया कि शराब जो आप पढ़िए, आप पढ़ते नहीं संजीव साहब, इसीलिए आपको पता नहीं होगा। निकालिए 9th नंबर पेज पे 4थी लाइन है सर, पढ़िए, मैं आपको और कितना स्पेसिफिक बताऊं। 9वें पन्ने पे 4थी लाइन है ये। अगर ये कार्टेलिंग की गई तो ये कार्टेलिंग की जांच विजिलेंस करेगी। विजिलेंस आपके पास है, एलजी साहब के पास है, केंद्र सरकार के पास है, क्यों नहीं पहले जांच कर दिया आपने? आपको सीबीआई से क्या डर है अगर आपने घोटाला नहीं किया तो? आप मुझे बताइए, आप 30 करोड़ रुपए ईडी को वापस नहीं किया? आपने अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट जो था वो वापस किया कि नहीं किया? बताइए। कार्टेलिंग हुई और उस कार्टेलिंग का विजिलेंस जांच नहीं हुआ तो जिसके पास विजिलेंस था उसका जांच होना चाहिए। विजिलेंस नहीं, ये तो सीबीआई जांच करेगी कि क्या आपने कार्टेलिंग किया था, कि क्या हजारों करोड़ रुपए आपके हाथ में आएगा? विनीत जी और संजीव झा साहब,
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मेरे पास वक्त नहीं है, आपने भी अपनी बात रखी, विनीत जी ने भी अपनी बात रखी, आप दोनों ने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे दोनों सहयोगी गौरव और नमित भी हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, उनका भी बहुत शुक्रिया।